am Madhu and I am studying in class 10th. So friends, how are you? I hope you all are doing very well. So आज इस वीडियो में हम आर एनवायरनमेंट इस पूरे चैप्टर की वन शॉट रिवीजन करेंगे. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इस चैप्टर का मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बना रखा है. तो अगर आपको इस चैप्टर के सभी कंसेप्ट्स को अच्छे से समझना है तब आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं. इस वीडियो में हम आर एनवायरनमेंट चैप्टर के सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे और फिर हम एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ओके, सो ये वीडियो देखने के बाद आपको आर एनवायरनमेंट का ये पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा फॉर टर्म 2 बोर्ड एग्जाम्स. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो इस चैप्टर में ये सभी टॉपिक्स हैं, इनको रिवाइज करने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट विल डिस्कस अ बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है, अबाउट एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम. देन विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है. देन विल डिस्कस अबाउट फूड चेन्स एंड फूड वेब. फिर हम हाउ डू आर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. और इस टॉपिक में 2 सब टॉपिक्स हैं, ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेटिंग डिप्लीटेड, और दूसरा सब टॉपिक है मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस. ओके, सो इन सभी को रिवाइज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. सो एनवायरनमेंट क्या है? व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट मीन्स एवरीथिंग विच सराउंड्स अस. इट मे इंक्लूड लिविंग, बायोटिक एंड नॉन लिविंग मीन्स एबायोटिक कंपोनेंट्स. तो एनवायरनमेंट क्या है? हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी चीज़ें प्रेजेंट है वो हमारा एनवायरनमेंट ही है. चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, जितनी भी चीज़ें हमारी सराउंडिंग में हमारे आसपास प्रेजेंट है वो हमारा एनवायरनमेंट है. ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बायोटिक बोलते हैं और जो नॉन लिविंग होते हैं उनको एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं. ठीक है, सो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जिनमें लाइफ होती है, विच आर लिविंग. ओके, फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे एयर, वाटर. दीज आर द नॉन लिविंग मीन्स एबायोटिक कंपोनेंट्स. ठीक है, एनवायरनमेंट अफेक्ट द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड वाइस वर्सा. तो जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है. ठीक है, हमारी लाइफ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है. किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है एनवायरनमेंट. जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हो कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ एनवायरनमेंट, दिस इज द इकोसिस्टम. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्रीज हैं, सन है, इवन एयर है. ओके, दिस इज द रैबिट, दिस इज द वाटर बॉडी. इस वाटर बॉडी में प्लांट्स हैं, फिशेज हैं. सो दिस इज द एनवायरनमेंट. अगर हम इस रैबिट की बात करें तो इस रैबिट का ये एनवायरनमेंट है क्योंकि यहाँ पर ये रह रहा है. ठीक है, इट इज डिपेंडेंट ऑन ऑल द थिंग्स. अब इस रैबिट को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. ओके, इट नीड्स फ्रेश एयर, इट नीड्स वाटर. तो ये इस पर अपने एनवायरनमेंट पर डिपेंडेड है. ऐसे ही पानी में जो फिशेज हैं वो कैसे सर्वाइव कर पा रही हैं? वो पानी की वजह से सर्वाइव कर पा रही हैं. उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए विच इज डिजॉल्व्ड इन द वाटर. ठीक है, उन्हें प्लांट्स चाहिए, जो पानी में प्लांट्स होते हैं तो वो अपना खाना वहीं से खाएंगी. ओके, सो दैट्स व्हाई ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट फॉर देयर लाइफ एंड डेवलपमेंट. ओके, तो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई. अब डिस्कस करते हैं इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट के बारे में. इकोसिस्टम क्या होता है और इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सो all the interacting living organisms in an area together with non-living components form an ecosystem. तो ecosystem क्या होता है? एक एरिया जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. उस जोग्राफिकल एरिया को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं. ठीक है, तो इकोसिस्टम के एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट में यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिस इज एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम. ये नेचुरल इकोसिस्टम है. ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये फ्रॉग है. ठीक है, पानी में फिशेज हैं, ये प्लांट्स हैं, ये फ्लाइज हैं. ठीक है, प्लांट्स हैं एंड स्नेल है, सन है, एयर है. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम. क्योंकि इकोसिस्टम क्या है? ये एक एरिया है जिसमें जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं. कैसे? देखो, अब अगर हम इस फिश की बात करें तो इस फिश को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए. ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए. सो प्लांट्स चाहिए खाने के लिए. ठीक है, सो फिश इज डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स. ऐसे ही ये जो फ्रॉग है इसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. ठीक है, अब इसको फूड चाहिए. फूड क्या होगा इसका? फ्लाइज. तो ये जो फ्लाइज हैं ये इनको खा के इनको खाएगा. इट विल बी द फूड ऑफ दिस. ओके, देन जो प्लांट्स हैं उन्हें सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए. ठीक है, उन्हें एयर चाहिए, वाटर चाहिए. ओके, सो दैट्स व्हाई द प्लांट्स आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल. तो एक ऐसा एरिया जिसमें ये जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसी को इकोसिस्टम बोलते हैं. ठीक है,
Thus, an ecosystem consists of biotic components comprising living organisms and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, wind, soil, minerals. तो वही है ecosystem क्या है, एक एरिया जिसमें लिविंग नॉन लिविंग दोनों ऑर्गेनिजम्स, बायोटिक एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड बायोटिक में तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए जैसे फ्रॉग, प्लांट, फिश एक्सेट्रा, और एबायोटिक में नॉन लिविंग जैसे फिजिकल फैक्टर्स, एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गई। सो दीज आर द फिजिकल फैक्टर्स, मीन्स दीज आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। और आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो जो ज्योग्राफिकल एरिया होगा दैट विल बी नोन एज द इकोसिस्टम, ठीक है। एक्वेरियम भी एक इकोसिस्टम का ही एग्जांपल है, लेकिन एक्वेरियम क्या है, एक मैन मेड इकोसिस्टम है क्योंकि वो हमने बनाया है, ठीक है। एक्वेरियम में क्या होता है, पानी होता है, उसमें फिशेज होती हैं, प्लांट्स होते हैं, सो वहां पर भी इंटरेक्शन हो रहा है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, सो दैट इज ऑल्सो अ इकोसिस्टम, ठीक है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, कितने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम होते हैं? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, अभी हमने डिस्कस किया ही, मैन मेड इकोसिस्टम होता है और नेचुरल इकोसिस्टम होता है। तो मैन मेड इकोसिस्टम जैसे कि क्रॉप लैंड, एक्वेरियम एक्सेट्रा, तो ये मैन मेड है क्योंकि ये हमने बनाया। अब नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर ने क्रिएट किया, जो नेचुरल है, पहले से ही क्रिएटेड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्वेटिक इकोसिस्टम, और इसमें भी दो टाइप्स है नेचुरल में, एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक में जो पानी में जो वाटर बॉडी से वाटर बॉडीज में जो इकोसिस्टम है दैट इज द एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी दो टाइप्स हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मेरीन इकोसिस्टम। तो मेरीन में आ गया सी और ओशंस, ठीक है, वाटर बॉडीज जैसे सी और ओशंस, तो ये जो इकोसिस्टम है इसको मेरीन इकोसिस्टम बोलेंगे। और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में लेक, पॉन्ड, पूल, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो ये तो वाटर बॉडी से रिलेटेड इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है जो लैंड पर होता है, जो जमीन पर होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल forest, desert, grassland, so this is the example of terrestrial ecosystem, ठीक है। so ये types of ecosystem भी हमने देख लिए। अब बात करते हैं, all living organisms are classified on the basis of nutrition, on the basis of nutrition। तो nutrition के basis पर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। कोई ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन को, अपने खाने को कैसे ऑब्टेन कर रहा है, उसके बेसिस पर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है तीन कैटेगरीज में, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। तो वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? ऑल ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गे कैन प्रोड्यूस देयर फूड विच इज शुगर एंड स्टार्च from inorganic substances using light energy by the process of photosynthesis। तो वो organisms जो अपने फूड को खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने खाने को खुद बना सकते हैं, उन्हें प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, जो अपने फूड को खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, दोज आर प्रोड्यूसर्स। कौन से होते हैं प्रोड्यूसर्स? जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये जो ऑटोट्रॉफ्स हैं ये प्रोड्यूसर होते हैं क्योंकि ये अपने खाने को खुद बना सकते हैं। प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और किसका, मिनरल्स का यूज करके, लाइट एनर्जी, सनलाइट का, वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके वो अपना फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च। सो दिस इज फोटोसिंथेसिस। इसीलिए ग्रीन प्लांट्स क्या हैं? प्रोड्यूसर्स हैं, ओके। अब सेकेंड कैटेगरी है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेनेंस। कंज्यूमर्स डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। तो कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। मतलब वो अपने खाने को खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड है अपने खाने के लिए, वो होते हैं कंज्यूमर्स, ठीक है। जैसे हम भी कंज्यूमर्स ही हैं बिकॉज हम भी प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अपने सस्टेनेंस के लिए डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर, मतलब अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए वो कंज्यूमर्स पर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, ठीक है। जैसे हर्बीवोरस वगैरह तो क्या करते हैं, डायरेक्टली जो प्लांट्स हैं उनको खा लेते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं, हम इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं कंज्यूमर्स पर, ठीक है। तो अब कंज्यूमर्स के भी 4 टाइप्स होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, पैरासाइट एंड ओमनीवोरस, ठीक है। तो हर्बीवोरस कौन से होते हैं? जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जो सिर्फ ग्रास खाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल काऊ, डियर, तो ये क्या है? ये हर्बीवोरस हैं, जो सीधा घास खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, तो ये हर्बीवोरस हैं। कार्निवोरस क्या होते हैं? जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, जो सिर्फ मीट खाते हैं, वो होते हैं कार्निवोरस, जैसे फॉर एग्जांपल लॉयन, टाइगर, सो दीज आर कार्निवोरस। जो सीधा मीट खाते हैं, क्या खाते हैं? फ्लैश खाते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स का। पैरासाइट क्या होते हैं? दीज आर लिव एंड फीड ऑन द होस्ट बॉडी, मतलब ये क्या करते हैं? ये किसी दूसरे की बॉडी से अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं बिना उनको
मारे, मतलब बिना उनको मारे ये दूसरे की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मच्छर, तो मच्छर क्या करते हैं, हमारी बॉडी पर बैठ के हमारा खून चूस लेते हैं। तो उनके लिए खून क्या है, हमारा खून क्या है, उनके लिए न्यूट्रिशन है। लेकिन हम मरे तो नहीं ना। सो जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर लेते हैं विदाउट किलिंग देम, ठीक है। सो लिव एंड फीड ऑन द होस्ट बॉडी, जैसे फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो एक्सेट्रा, ठीक है। ऑमनीवोर क्या होते हैं, जो दोनों प्लांट्स और फ्लैश दोनों खाते हैं, तो वो ऑमनीवोर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्रो। ह्यूमंस भी ऑमनीवोर हैं, क्योंकि कुछ ह्यूमंस फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, और कुछ ह्यूमन बींग्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। सो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी ऑमनीवोर होते हैं, ठीक है। So these are the types of consumers. अब थर्ड टाइप है decomposers। तो decomposers क्या होते हैं, decomposers जैसे fungi and bacteria which break down or decompose the dead plant animals complex compounds into the simpler one. Thus decomposers help in the replenishment of the natural resources. तो decomposer जैसे for example fungi हो गया, bacteria हो गया, ये क्या करते हैं, ये जो मरे हुए प्लांट्स या फिर जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर वन में, ठीक है। तो ये डिकम्पोज कर रहे हैं, कम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलर में डिकम्पोज कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं। जैसे फंजाई और बैक्टीरियाज होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई एनिमल मर जाता है तो उसके ऊपर क्या होता है, वो धीरे धीरे वो डिकम्पोज होने लगता है। तो उसको डिकम्पोज कौन कर रहा है, ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं यही करते हैं, जैसे फंजाई और बैक्टीरिया, ठीक है। और डिकम्पोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्या करते हैं, ये रिप्लेनिशमेंट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। जब वो मरे हुए एनिमल्स को डिकम्पोज करके उनको सिंपलर वन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ऐसी जो फूड साइकिल है हमारी वो चलती रहती है। अगर मरे हुए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, अगर वो डिकम्पोज ही नहीं होंगे तो ऐसे जो साइकिल है वो हमारी नहीं चलेगी, तो डिसबैलेंस हो जाएगा। इसीलिए डिकम्पोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन द फूड साइकिल इन आवर नेचर, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है डिकम्पोजर्स फीड ऑन द रिमेन्स ऑफ अदर एनिमल्स। जो मरे हुए एनिमल्स हैं उनके रिमेन पर ये फीड करते हैं, मतलब उन्हीं से अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं और साथ ही साथ उन्हें डिकम्पोज भी कर देते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। बाय डाइजेस्टिंग डेड मैटर दे पुट न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द सॉइल। तो जब वो डिकम्पोज कर देते हैं एनिमल्स को, तो जो सिंपलर मैटर है, वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, उनको डिकम्पोज करके वो दोबारा सॉइल में मिल जाते हैं। सॉइल में मिल जाते हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल से ही तो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो सॉइल से अपने न्यूट्रिशन को प्लांट्स कैसे ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि सॉइल में न्यूट्रिशन मिनरल्स होते हैं। कैसे आते हैं, इन्हीं को डिकम्पोज करके आते हैं। सो डिकम्पोजर्स आर हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल मेकिंग देम अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। सो आई होप आपको डिकम्पोजर्स का रोल भी अच्छे से क्लियर हो गया एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं फूड चेन के बारे में। फूड चेन, फूड वेब, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो फूड चेन क्या होती है, फूड चेन इज द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी। तो फूड चेन क्या है, ये एक सीक्वेंस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है, खाता है अपनी एनर्जी के लिए, अपने फूड के लिए, ठीक है। सो हु ईट्स हुम, यही होती है फूड चेन की। कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म को खाएगा, कौन से दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करेगा अपनी एनर्जी के लिए, अपने फूड के लिए, ठीक है। सो दिस इज अ फूड चेन। अब यहाँ पर ये फूड चेन के एग्जांपल्स भी गिवन हैं, ठीक है। फूड चेन इन नेचर, तो नेचर में बहुत सारी फूड चेन्स होती हैं। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में कौन सी फूड चेन होती है, तो देखो फॉरेस्ट में प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स को कौन खाता है, डियर खाता है, ठीक है। डियर को कौन खाता है, टाइगर खाता है या फिर लॉयन, ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ अ फूड चेन। अब जब ये टाइगर मर जाएगा, ये लॉयन, जब ये इसकी डेथ हो जाएगी, तो इसको डिकम्पोज कौन करेगा, डिकम्पोजर्स। तो फूड चेन के एंड में डिकम्पोजर्स होते हैं, बिकॉज डिकम्पोजर्स ही जो डेड एनिमल्स हैं उनको डिकम्पोज करके उनको सिंपलर वन में कन्वर्ट करते हैं और फिर ऐसे ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन इन फॉरेस्ट। अगर हम ग्रास लैंड की बात करें तो ग्रास लैंड में देखो प्लांट्स होते हैं, ग्रास होती है, उसको कौन खाता है, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खाता है, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक। स्नेक को कौन खाता है, ईगल। सो दिस इज अ फूड चेन इन ग्रास लैंड। ऐसी अगर हम पॉन्ड की बात करें तो पॉन्ड में कैसी फूड चेन होती है, पॉन्ड में प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को कौन खाता है, क्रैब। क्रैब को किसने खाया, फिश ने। फिश को किसने खाया,
ऑस्ट्रिच हैं, ये जो भी ऑर्गेनिज्म है। सो दिस इज ऑल्सो फूड चेन इन पॉन्ड। तो नेचर में बहुत सारी फूड चेन्स होती हैं, और फूड चेन है क्या, ये बस एक सीक्वेंस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है अपने एनर्जी के लिए, क्योंकि फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी तो मिलती है। हम खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए ही खाते हैं, ताकि हमें अपनी लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए, चलने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी मिले। सो दैट्स व्हाई वी ईट फूड। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फूड चेन। अब आगे डिस्कस करते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं, ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन इज कॉल्ड द ट्रॉफिक लेवल एट विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। तो फूड चेन में हर एक स्टेप जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको ट्रॉफिक लेवल बोला जाता है। जैसे अभी हमने देखा फूड चेन्स में, तो ये फूड चेन में जो हर एक स्टेप है, प्लांट को डियर ने खाया, तो ये जो हर एक स्टेप होता है फूड चेन का, इसको ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। और हर एक ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है। सो दीज आर नोन एज ट्रॉफिक लेवल। अब जैसे यहाँ पर गिवन भी है, फूड चेन में बेसिकली 4 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आते हैं प्रोड्यूसर्स। सबसे पहले तो प्रोड्यूसर्स ही आएंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ही खाने को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गे, सो दीज आर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। फिर प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, मतलब हर्बीवोरस, जैसे कि काऊ, डियर, वही इन प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। सो फिर आ गए प्राइमरी कंज्यूमर्स। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब जैसे जो छोटे कार्निवोरस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्नेक, फ्रॉग, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर्स। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बाद आते हैं टर्शरी कंज्यूमर। तो ये टर्शरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं। जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं वो होते हैं टर्शरी कंज्यूमर में, जैसे फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर, ईगल। सो दीज आर टॉप कार्निवोरस विच आर टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है। और फिर जब ये टर्शरी कंज्यूमर्स, मतलब जब ये कार्निवोरस की डेथ हो जाती है, फिर डिकम्पोजर्स आते हैं जो डिकम्पोज करते हैं हर एक डेड मैटर को, और फिर साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। सो ये फूड चेन में जो हर एक स्टेप है, इसी को ट्रॉफिक लेवल बोला जाता है। सो दीज आर ट्रॉफिक लेवल्स। और हर एक ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का भी फ्लो होता है, बिकॉज ऑब्वियसली जब एक ऑर्गेनिज्म ने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाया, तो जो एनर्जी है उसका भी ट्रांसफर होता है, ठीक है। सो एनर्जी ऑल्सो फ्लोज इन अ फूड चेन इन द ट्रॉफिक लेवल। तो अब ये एनर्जी कैसे फ्लो होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, कैसे फूड चेन में एनर्जी फ्लो होती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सो द ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सन्स एनर्जी। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो खाना बनाते हैं अपना खुद, वो सिर्फ सन की 1% एनर्जी को ही कैप्चर करते हैं, मतलब सन की सिर्फ 1% एनर्जी को यूज करके वो अपना फूड बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। Then the flow of energy is unidirectional in a food chain। तो ये फूड चेन में जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है। ऑब्वियसली जब फूड चेन भी एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो जो एनर्जी का फ्लो है वो भी एक ही डायरेक्शन में होगा। सो इट इज यूनिडायरेक्शनल। ओके, देन there is a gradual decrease in the amount of energy from one trophic level to next trophic level in a food chain। अब जैसे जैसे हम फूड चेन में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जाते हैं, जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो कम होती जाती है। मतलब जितनी एनर्जी फ्लो हो रही है एक ट्रॉफिक लेवल से फिर दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, तो ये कम होती जाती है। एनर्जी का जो फ्लो है वो कम होता जाता है जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में ऊपर इंक्रीज करते हैं। क्यों, यहाँ पर आप एग्जांपल में भी देख सकते हो। सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल है प्रोड्यूसर्स। तो मान लो प्रोड्यूसर्स के पास 1000 किलो जूल एनर्जी है, ठीक है, दे आर हैविंग दिस मच एनर्जी। तो जब प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स खाएंगे, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास इनकी एनर्जी फ्लो होगी। कितनी एनर्जी जाएगी, 1000 किलो जूल नहीं जाएगी, इट विल बी 100 किलो जूल। तो सिर्फ 10% एनर्जी ही फ्लो हुई एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, सिर्फ 10%, क्योंकि 1000 का 10% 100 होता है। सो 100 किलो जूल एनर्जी वाज गिवन टू द प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। ऐसे ही जब प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर खाएंगे, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स की 10% एनर्जी ही सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाएगी, मतलब सिर्फ 10 किलो जूल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 10% लॉ। दिस इज नोन एज द 10% लॉ। क्या है 10% लॉ? द एनर्जी अवेलेबल एट ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल। मतलब हर एक ट्रॉफिक लेवल की सिर्फ 10% एनर्जी ही ऊपर फ्लो होती है। मतलब अगर एक ट्रॉफिक लेवल है, उसके पास सिर्फ 10% एनर्जी ही होगी। किसकी 10% एनर्जी? उसके प्रीवियस वाले ट्रॉफिक लेवल की, ठीक है। ये 10% लॉ है, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, तो ये समझ आ गया कि कैसे फूड चेन में एनर्जी फ्लो करती है, कितनी एनर्जी फ्लो करती है। ओके, आगे बात करते हैं फूड वेब के बारे में। तो फूड वेब क्या होता है? इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो
the food chains are interconnected with each other forming a web like pattern which is known as food web. तो food web क्या होता है? एक web like pattern होता है जिसमें बहुत सारी food chains आपस में interconnected होती हैं, तो वो food web होता है. ठीक है, so जब बहुत सारी food chains आपस में interconnected होती हैं और एक web जैसा pattern बन जाता है, उसी को food web बोलते हैं. ठीक है, very simple. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में, this is example of food web जिसमें बहुत सारी food chains आपस में interconnected है. ठीक है, ये एक फूड चेन है, फिर ये वाली जो फूड चेन है ये इस वाली फूड चेन से कनेक्टेड है. ठीक है, ये वाली जो फूड चेन है ये इस वाली फूड चेन से कनेक्टेड है. सो बहुत सारी फूड चेन्स आपस में कनेक्टेड है एंड दिस इज द फूड वेब. ठीक है, so in a food web one organism may occupy a position in more than one food chain. An organism can obtain its food from different sources and in turn may be eaten up by different types of organisms. तो एक फूड वेब में एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारी फूड चेन का पार्ट हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्नेक की बात करें तो ये जो स्नेक है ये एक ही फूड चेन नहीं बहुत सारी फूड चेन्स का पार्ट है. ये जो स्नेक है ये इस वाली फूड चेन का भी पार्ट है. ठीक है, ये जो स्नेक है ये इस वाली फूड चेन का भी पार्ट है. ठीक है, ये स्नेक ये इस वाली फूड चेन का भी पार्ट है. ठीक है, सो हम देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारी फूड चेन्स में आ सकता है. ठीक है, और फूड वेब में एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं. जैसे अगर हम स्नेक की बात करें तो इस स्नेक को ये ईगल भी खा सकता है. ठीक है, स्नेक को ये पीकॉक भी खा सकता है. ठीक है, एंड इवन ये जो स्नेक है ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को खा के अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर सकता है. जैसे ये स्नेक फ्रॉग को खा सकता है. ठीक है, इस बर्ड को खा सकता है या फिर रैट को खा सकता है. सो ये जो स्नेक है ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के द्वारा खाया जा सकता है और ये भी बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स को खा सकता है अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने के लिए. ओके, सो फूड वेब में यही होता है, आपस में सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है और एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा फूड चेन में हो सकता है. ओके, सो दिस इज अ फूड वेब, इसको फूड वेब बोलते हैं. ओके, अब some of the harmful chemicals enter our bodies through the food chain. तो अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का हमारा टॉपिक आ गया. सो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है. बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? जब फूड चेन्स में हार्मफुल केमिकल्स एंटर करते हैं और ये हमारी बॉडीज में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इसी को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं. ठीक है, सम ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स एंटर आवर बॉडीज थ्रू द फूड चेन. फूड चेन के थ्रू हमारी बॉडीज में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स एंटर होते हैं. कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड्स and other chemicals to protect crops from diseases and pests. These chemicals are either washed down into the soil or into the water bodies. तो होता क्या है, क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह केमिकल्स वगैरह छिड़क देते हैं. ठीक है, अब वो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो जो केमिकल्स होते हैं वो वॉश हो जाते हैं. ठीक है, जब क्रॉप्स वगैरह कटती हैं तो वो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो वॉश होके सॉइल और वाटर बॉडीज में मिल जाते हैं, है ना, क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं, सॉइल में ही लगे होते हैं और उनके आसपास वाटर भी होता है. सो जो केमिकल्स जो पेस्टिसाइड्स प्लांट्स पर स्प्रे हुए हैं वो सॉइल में भी मिल जाते हैं और फिर वो जो केमिकल्स हैं वो वाटर बॉडीज में भी मिल जाते हैं. ठीक है, और फिर इससे क्या होता है, फ्रॉम द सॉइल दीज आर ऑब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्रॉम द वाटर बॉडीज दीज आर टेकन अप बाय एक्वेटिक प्लांट्स. तो होता क्या है, जब ये केमिकल्स और पेस्टिसाइड सॉइल में मिल जाते हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल से ही अपने मिनरल्स को अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं. तो फिर ये जो मिले हुए केमिकल्स पेस्टिसाइड्स होते हैं सॉइल में, तो प्लांट्स इन केमिकल्स को भी ऑब्जर्व कर लेता है, इन पेस्टिसाइड्स को भी साथ ही साथ ऑब्जर्व कर लेता है. ठीक है, तो प्लांट्स में केमिकल्स एंटर हो गए. अब ऐसे ही जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वाटर बॉडीज में, अब वाटर बॉडीज में भी केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, तो वो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो वाटर बॉडीज के केमिकल्स को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर भी केमिकल्स एंटर हो जाते हैं. तो ऐसे हम देख सकते हैं कि फूड चेन के थ्रू हमारी बॉडीज में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स एंटर होते हैं. ठीक है, as these chemicals are not degradable these get accumulated progressively at each trophic level. और ये जो केमिकल्स होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल तो होते नहीं है, ऑब्वियसली बात है. जो ये पेस्टिसाइड्स और ये केमिकल्स यूज होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोज नहीं हो सकते. तो ये हमारी बॉडीज में इकट्ठे होते जाते हैं, एक्यूमुलेट होते जाते हैं, हर एक ट्रॉफिक लेवल में इकट्ठे होते जाते हैं. ठीक है, as human beings occupy the top level in any food chain the maximum concentration of these chemicals get accumulated in our bodies. और food chain में सबसे ऊपर ह्यूमन बींग्स ही होते हैं. ठीक है, कार्निवोर ओमनिवोर होते हैं, तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा
ये केमिकल्स की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, बिकॉज हर एक ट्रॉपिक लेवल में ऐसे कंसंट्रेशन एक्यूमुलेशन बढ़ती जाती है केमिकल्स की। तो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल ऊपर बढ़ते जाते हैं तो ह्यूमन बींग्स आते हैं, तो ह्यूमन बींग्स में सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन होती है, हमारी बॉडीज में सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन होती है इन केमिकल्स की, ठीक है। और इसी फिनोमिनन को क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और इसी प्रोसेस को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोला जाता है कि फूड चेन के थ्रू जो हार्मफुल केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडीज में एंटर होते हैं, यही बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में। सो आई होप दिस इज द लास्ट टॉपिक। इस टॉपिक में 2 सब टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, चेंजेस इन एनवायरमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटीज चेंज एनवायरमेंट अराउंड अस। तो जो एनवायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमें अफेक्ट करते हैं, और जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो एनवायरमेंट को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। बोथ आर अफेक्टिंग ईच अदर। दिस लेड टू द स्लो डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट दैट अरोज मेनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। और इसकी वजह से एनवायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, इसकी वजह से बहुत सारी जो एनवायरमेंट की है, एनवायरमेंट की डिग्रेडेशन हो रही है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, जैसे डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल। जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है, एंड जो वेस्ट डिस्पोजल है वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो दीज आर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन दोनों के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे डैमेज होती जा रही है, कम होती जा रही है। सो इट इज ऑल्सो अ वेरी नेसेसरी एंड कंसर्निंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। क्या है ये? ओजोन विच इज represented by O3 layer is largely found in the stratosphere, which is a part of our atmosphere from 12 km to 50 km above sea level. तो ओजोन एक लेयर है जो हमारी एटमॉस्फेयर में मिलती है। एटमॉस्फेयर में कौन सी लेयर में? स्ट्रेटोस्फेयर में, विच इज 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर अबव द सी लेवल। तो इस लेयर में हमें ओजोन लेयर मिलती है अपने अर्थ के अराउंड, ओके। Ozone is deadly poisonous at the ground level. Ozone layer is a protective blanket around the earth which absorbs most of the harmful ultraviolet radiations of the sun. तो ये ओजोन लेयर ग्राउंड लेवल पर तो बहुत पॉइजनस होती है, लेकिन जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में होती है तो ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है और हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है? सन की हार्मफुल रेडिएशन से। सन से जो यूवी रेडिएशन आती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है, उनसे प्रोटेक्ट करती है ये ओजोन लेयर, ओके। सो इट्स वेरी वेरी नेसेसरी फॉर अस, क्योंकि अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ में एंटर करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे, हमें बहुत ज़्यादा स्किन इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, जैसे स्किन कैंसर, स्किन डिस्कलरेशन, ठीक है। इवन जो ओजोन लेयर है ये हमारी अर्थ के टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, मतलब इस ओजोन लेयर में डैमेज हो रहा है। इसका डैमेज हो रहा है, कैसे हो रहा है? लेट्स डिस्कस। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस हाउ ओजोन इज फॉर्म। तो ओजोन लेयर ये बनती कैसी है? ओजोन का ये जो एक फॉर्मूला है O3, ये बनता कैसे है? सो इट इज फॉर्म्ड बाय अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। सो होता क्या है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल विच इज O2, तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को हम O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती है तो ये स्प्लिट हो जाता है ऑक्सीजन के 2 एटम्स में, ठीक है, O+O। सो स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। फिर क्या होता है, ऑक्सीजन का एक एटम और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो ओजोन का एक मॉलिक्यूल बनता है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय O3, ठीक है। सो ऐसे ओजोन का फॉर्मूला बनता है O3, ओजोन का एक मॉलिक्यूल जिसको O3 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। Now, the decline of ozone layer thickness in Antarctica was first observed in 1985 and was termed as ozone hole. तो फर्स्ट ही कब नोटिस किया गया कि जो ओजोन लेयर की थिकनेस है वो कम हो रही है? तो फर्स्ट ही नोटिस किया गया अंटार्कटिका में, कब? 1985 में। तो 1985 में अंटार्कटिका में नोटिस किया गया कि जो ओजोन लेयर है अंटार्कटिका के ऊपर उसकी थिकनेस कम हो रही है, ठीक है। और जहां पर ओजोन लेयर की थिकनेस कम हो रही थी वहां पर उसको बोल दिया ओजोन होल। सो अगर ओजोन लेयर की थिकनेस कम होगी तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ में एंटर करेंगी एंड इट विल बी वेरी हार्मफुल। सो इसलिए इसको क्या बोला? ओजोन होल बोला, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नाउ रीजन ऑफ ओजोन डिप्लीशन। अब जो ओजोन लेयर है उसकी डिप्लीशन क्यों हो रही है, क्यों ओजोन लेयर की थिकनेस में कमी आ रही है, व्हाई इट इज गेटिंग डैमेज्ड? सो व्हाट आर द रीजन? सबसे मेन रीजन तो है एक्सेसिव यूज ऑफ CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो CFCs का ज्यादा यूज करने की वजह से जो ओजोन लेयर है उसमें डिप्लीशन आ रही है, ठीक है। तो अब ये CFCs क्या है? इट इज अ सिंथेटिक केमिकल विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स कॉजिंग ओजोन डिप्लीशन इन द अपर एटमोस्फियर। तो ये जो CFCs होते हैं इनको फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं आग बुझाने के लिए, एंड जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं तो CFCs का उनमें यूज किया जाता है। और इन्हीं
की वजह से, ये क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर होते हैं, सॉरी सिंथेटिक केमिकल होते हैं जिनका फायर एक्सटिंग्विशर्स और रेफ्रिजरेटर्स में यूज किया जाता है, और इन्हीं की वजह से ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रही है, ठीक है, इन द अपर एटमॉस्फेयर. ओके. Now, in 1987, the United Nations Environment Program (UNEP) succeeded in forging an agreement to freeze CFC production at 1986 levels. It is now mandatory for all the manufacturing companies to make CFC-free refrigerators throughout the world. तो फिर 1987 में जब ये ऑब्जर्व किया गया कि CFC के यूज़ की वजह से ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रही है, तो फिर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम (UNEP) ने 1987 में ये डिसाइड किया, ये रूल फोर्स कर दिया कि जितनी भी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं अब वो CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स को मैन्युफैक्चर करेंगी थ्रू आउट द वर्ल्ड. ठीक है, तो ऐसा कोई भी रेफ्रिजरेटर नहीं मैन्युफैक्चर होगा जिसमें CFC का यूज किया जाएगा. ओके, सो दिस वाज अ स्टेप टेकन फॉर रिड्यूसिंग द डैमेज इन ओजोन लेयर. ठीक है, तो ओजोन लेयर की डिप्लीशन को रोकने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट गार्बेज डिस्पोजल. तो पहली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम तो यही थी, डिप्लीशन इन ओजोन लेयर. अब डिस्कस करते हैं गार्बेज डिस्पोजल के बारे में, वेस्ट डिस्पोजल के बारे में. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज इन डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स हैव क्रिएटेड अ मेजर प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट एंड गार्बेज एक्यूमुलेशन एंड इट्स डिस्पोजल स्पेसिफिकली इन अर्बन एरिया. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और जो राइज इन डिमांड इन कंज्यूमर गुड्स, मतलब जो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड में जो राइज आई है, इसकी वजह से एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, विच इज वेस्ट एंड गार्बेज डिस्पोजल. मतलब इतना वेस्ट क्रिएट हो रहा है, इतना गार्बेज क्रिएट हो रहा है, उसको हमें डिस्पोज करना नहीं आ रहा है. सो इट इज क्रिएटिंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम. ओके, एंड स्पेसिफिकली इन अर्बन एरियाज, और ये ज़्यादा अर्बन एरियाज में हो रहा है क्योंकि हमें पता है अर्बन एरियाज में ही ज़्यादा फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, वहीं पर ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें देखने को मिलता है. इसलिए जो ये गार्बेज डिस्पोजल की प्रॉब्लम है ये अर्बन एरियाज में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है. ठीक है, सो दो टाइप के वेस्ट होते हैं जो वेस्ट क्रिएट होते हैं, ह्यूमंस जो वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और सेकेंड टाइप है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? substances which can be decomposed by the action of microorganisms are called biodegradable waste. For example, fruit and vegetable peels, cotton, paper, dung, etc. ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर सकते हैं और ब्रेक डाउन कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जो फंजाई बैक्टीरिया हैं ये डिकम्पोज कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जो फ्रूट वेजिटेबल के पील होते हैं ना, जो फ्रूट वेजिटेबल के पील होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं ना. थोड़ी देर आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई भी खाना या फिर फ्रूट या वेजिटेबल का कोई भी छिलका जब आप ग्राउंड में से ज़मीन में फेंक देते हो तो वो थोड़े दिनों बाद डिकम्पोज हो जाता है और मिट्टी में मिल जाता है. तो ऐसा क्यों होता है? जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं. ठीक है, पेपर, कॉटन, डंग, तो ये सारे क्या हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के ही एग्जाम्पल हैं और ये डिकम्पोज हो जाते हैं. सो दे क्रिएट नो प्रॉब्लम इन द एनवायरमेंट. जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते एनवायरमेंट में, हमारी इकोसिस्टम में. प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या करते हैं, क्या होते हैं? सब्सटेंसेस व्हिच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो ऐसे वेस्ट जो डिकम्पोज नहीं हो सकते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, मेटल्स, पेस्टिसाइड्स, तो ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं. ठीक है, और ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं ये डिकम्पोज तो हो नहीं सकते, तो ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं. ये सॉइल को पोल्यूट करते हैं, वाटर को पोल्यूट करते हैं, इवन एयर को भी पोल्यूट करते हैं. ओके, सो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्रिएट प्रॉब्लम इन द एनवायरमेंट, दे पोल्यूट द एनवायरमेंट. ठीक है, सो ये दो टाइप के वेस्ट हैं. ठीक है, सो हमारे चैप्टर में इतने ही टॉपिक्स थे, हमने सबको अच्छे से रिवाइज कर लिया. अब एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज What will happen if we kill all the organisms in one trophic level? तो अगर एक ट्रॉफिक लेवल में हम सारे ऑर्गेनिजम्स को मार देंगे तब क्या होगा? तो हमें पता है कि हमारे फूड चेन्स में ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं. ठीक है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये ट्रॉफिक लेवल होते हैं. तो अगर एक ट्रॉफिक लेवल के हमने सारे ऑर्गेनिजम्स को मार दिया तब क्या होगा? तो अगर हम किसी भी ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स को मार देंगे तो जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, फूड चेन ही खत्म हो जाएगी. फूड चेन खत्म हो जाएगी तो जो पूरा इकोसिस्टम
है वो भी अफेक्ट होगा, उस पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने सारे हर्बीवोरस को मार दिया तो जो कार्निवोरस हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो कार्निवोरस होते हैं वो क्या करते हैं, हर्बीवोरस को ही तो खाते हैं। और अगर मान लो आपने कार्निवोरस को मार दिया तो जो हर्बीवोरस हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि हर्बीवोरस को खाने वाला कोई है ही नहीं। ओके, सो इस तरीके से फूड चेन खत्म हो जाएगी और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। जो फूड चेन है, जो पूरी साइकिल चल रही है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। आपने सारे प्रोड्यूसर्स को मार दिया तो प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है, कंज्यूमर्स खाते हैं, तो उन कंज्यूमर्स को खाना नहीं मिलेगा। ओके, सो the food chain will disturb and the ecological balance would be affected. Okay, so इसका आंसर लिखते हैं if, so this is the answer of this question, ठीक है। If we kill all the organisms in one trophic level, then the food chain would end and ecological balance would be affected. If the herbivores are killed, then the carnivores would not be able to get food and die. If carnivores are killed, then the population of herbivores would increase to unsustainable level. ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, आप इसको नोट कर सकते हो इफ यू वांट। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, विल द लेवल्स ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक ऐसा फिनोमिनन है जिससे जो हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट हैं वो हमारी फूड चेन में एंटर करते हैं, ठीक है। इस फिनोमिनन को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे हमसे पूछा कि will the level of this magnification be different at different levels of ecosystem। तो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं और हर एक ट्रॉफिक लेवल में इन केमिकल्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। जितने जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो केमिकल्स की कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। तो जो सबसे नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल है जिसमें ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनमें सबसे कम कंसंट्रेशन होती है केमिकल्स की, और जो सबसे ऊपर वाला ट्रॉफिक लेवल होता है जिसमें ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें केमिकल्स की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल में जो केमिकल्स की कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। सो लेट्स राइट द आंसर। So this is the answer for this question. Biological magnification is the phenomenon in which harmful chemicals enter in the food chain, ठीक है, and its concentration increases at each trophic level. The levels of magnification increases with each successive level. For example, it is highest in humans and lowest in autotrophs like plants, ठीक है। So this is the answer, you can note it down if you want. Let's move on towards the next question. So the next question is why is damage to the ozone layer a cause for concern? What steps are being taken to limit this damage? तो ओजोन लेयर जो डैमेज हो रही है, जो ओजोन लेयर है हमारी अर्थ की सराउंडिंग में वो डैमेज हो रही है। सो व्हाई इट इज अ कॉज फॉर कंसर्न, मतलब हमें कंसर्न क्यों होना चाहिए कि ओजोन लेयर डैमेज हो रही है, व्हाई ओजोन लेयर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं ओजोन लेयर के डैमेज को रोकने के लिए, ठीक है। व्हाट आर द स्टेप्स बीइंग टेकन। तो ओजोन लेयर हमें पता है अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं उनको ब्लॉक करती है, उनको फिल्टर करती है ओजोन लेयर, ठीक है। एंड इवन अर्थ के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखती है। सो ओजोन लेयर इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं सन की वो अर्थ पर आएंगी और फिर हमें काफ़ी ज़्यादा स्किन इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, जैसे स्किन डिस्कलरेशन, स्किन कैंसर, ठीक है। सो दैट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर अस। इसलिए ओजोन लेयर का डैमेज होना ये बहुत बड़ा कंसर्न है। एंड अब कौन से स्टेप्स हमें लेने चाहिए ओजोन लेयर की डैमेज को रोकने के लिए? सो हमें कम से कम व्हीकल्स का यूज़ करना चाहिए, हमें फॉसिल फ्यूल्स को बर्न नहीं करना चाहिए, और अब तो ये इवन मैंडेटरी है कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स मैन्युफैक्चर करने होंगे, बिकॉज CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल होते हैं। इसीलिए अब सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स मैन्युफैक्चर करने, ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स। ओके, सो लेट्स राइट द आंसर। So this is the answer for this question, ठीक है। ओजोन लेयर इज द प्रोटेक्शन लेयर ऑफ अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेज। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोटेक्टिंग ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। स्टेप्स बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज आर, अब कौन से स्टेप्स हैं जिनसे ओजोन लेयर के डैमेज को लिमिट किया जा रहा है? सो द फर्स्ट स्टेप शुड बी वी शुड मिनिमाइज द यूज ऑफ
vehicles, then it is now mandatory for all the manufacturing companies to make CFC free refrigerators. Okay, so these are some of the steps. So this is the answer, you can note it down if you want. Let's move on towards the last question. So the last question is, give any two ways in which non-biodegradable substances would affect the environment. तो ऐसे कौन से दो ways हैं जिनसे जो non-biodegradable substance होते हैं जो decompose नहीं हो सकते microorganism से, वो environment को affect करेंगे. So ऐसे कौन से दो ways हैं? So सबसे पहले जो non-biodegradable जो waste होते हैं वो decompose नहीं हो सकते microorganism से, इसीलिए ये क्या करते हैं, soil और water को pollute करते हैं, contaminate करते हैं. तो पहला वे तो ये है. सेकेंड वे इज कि अगर किसी भी एनिमल ने या किसी भी स्ट्रे एनिमल ने अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के किसी भी सब्सटेंस को खा लिया तो वो उस एनिमल को बहुत हार्मफुल होगा उसके लिए, एंड इवन उस एनिमल की डेथ भी हो सकती है, बिकॉज ये क्या होता है, डिकम्पोज तो होते नहीं है. सो दैट्स वाई अगर किसी एनिमल ने भी इनको खा लिया सो उसकी डेथ हो सकती है, इट विल बी वेरी वेरी हार्मफुल. सो ये कुछ वेज हैं जिनसे जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं ये इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं. ओके, सो लेट्स राइट द आंसर. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये टू वेज हैं जिनसे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कंटेमिनेट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज एज दे कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म. सेकेंड वे है दीज सब्सटेंसेज व्हेन एक्सीडेंटली ईटन बाय stray animals can harm them and even cause death. ठीक है, so this is the answer, you can note it down if you want. Okay, so we have completed the revision of our chapter our environment. हमने इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया है, सभी टॉपिक्स को हमने रिवाइज किया और फिर हमने NCERT के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है. ओके, तो अब आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपका ये चैप्टर पूरा 100% क्लियर होगा. ओके, सो फ्रेंड्स, एट द लास्ट मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप मुझे मैम करके ना बुलाएं, बिकॉज मैं भी आपके सेम एज की हूँ, आपकी ही क्लासमेट जैसी हूँ. सो आप मुझे मैम करके ना बुलाएं, आप मुझे दीदी बोल सकते हैं या फिर मेरे नाम से भी बुला सकते हैं, क्योंकि काफ़ी फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स में बोलते हैं थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर दिस. तो मुझे मैम करके ना बुलाएं, वो ठीक नहीं है. यू कैन कॉल मी बाय माई नेम और यू कैन से मी दीदी. ओके, सो दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू टेल एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में.